साहब मैं आपका सामान उठा लूं क्या? सौरभ अभी बस से उतरा ही था कि किसी की आवाज सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक उसकी ही उम्र का लड़का फटे पुराने कपड़े पहने हुए उसके सामान की तरफ देख रहा था। सौरभ ने उसे टालते हुए कहा, नहीं नहीं, सामान मैं खुद उठा लूंगा। यह सुनकर वह लड़का थोड़ा सा निराश हो गया और बोला, साहब कुछ भी दे दीजिएगा, बहुत मजबूर हूँ, मेरा कुछ खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। सौरभ झुंझलाकर उसकी ओर देख रहा था। उस लड़के की आंखों में उसे आंसू नजर आ रहा था। फिर उसने गौर से उसे देखा तो समझ में आया कि यह तो उसकी बचपन का दोस्त रितेश है और वह इस हाल में है। सौरभ ने उससे कहा, पहले तुम मेरे साथ चलो। वह उसे पास के एक ढाबे पर लेकर गया। क्या खाओगे बताओ? नहीं नहीं साहब जी, अगर आप सामान उठवाओगे तो ही मैं कुछ लूंगा, अन्यथा मैं कुछ नहीं लूंगा। हाँ मैं जानता हूँ, तुम बहुत खुददार हो, किसी की मदद नहीं लोगे। सामान बाद में उठा लेना, पहले कुछ खा लो। बैठो मैं अभी आया। रितेश डरते डरते बैठ गया। सौरभ कुछ देर में जाकर उसके सामने बैठ गया और उससे पूछा, तुम इस हाल में कैसे? मेरा मतलब है, कुछ अपने बारे में बताओ। साहब मेरे पिताजी इसी गांव में एक किसान थे। गांव के जमींदार से कर्ज लेकर उन्होंने फसल लगाई थी, लेकिन सारी फसल खराब हो गई। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया। जमींदार ने खेतों पर, बैलों पर और घर पर भी कब्जा कर लिया। पिताजी यह सब बर्दाश्त न कर सके और फांसी लगा ली। तब मैं छोटा था। कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी। स्कूल जाना तो दूर, गांव में कोई काम न मिला, भूखे मरने लगा। तब से जो भी काम मिलता है मैं वह काम कर लेता हूँ। दोपहर को बस के आने पर कोई सवारी सामान उठा लेता हूँ तो खाने का जुगाड़ हो जाता है। तभी खाना आ गया। खाना देखकर रितेश बोला, साहब यह तो बहुत महंगा होगा, मेरी मजदूरी तो बस 10 रुपए बनती है, ये सब मैं कैसे चुका पाऊंगा? सौरभ हंसते हुए बोला, अभी मैं आया ही हूँ और वापस भी तो जाऊंगा, तब मेरी सामान उठा लेना। सौरभ उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो रितेश उसे मदद नहीं लेगा। राहुल बहुत भूखा था। वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। साहब मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। और कुछ अपने बारे में बताओ, अब कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? साहब सब जान के क्या करोगे मेरे बारे में? मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़क पर मजदूरी करते रहते हैं और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था, हमारे पास भी सब कुछ था। वह जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, मैं वहीं पढ़ा करता था। इधर सौरभ कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। उस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों एक साथ खेलते थे। रितेश पढ़ने में बहुत तेज था। उसमें और सौरभ में हमेशा फर्स्ट आने की होड़ लगी रहती थी। सौरभ के पिता इस स्कूल में अध्यापक थे। सौरभ के पिता का ट्रांसफर हो गया तो सौरभ स्कूल छोड़कर शहर चला गया। आज वहां एक कॉलेज में पढ़ता है। छुट्टियों में गांव के पुराने दोस्तों से मिलने चला आया है। वैसे उसके चाचा भी इसी गांव में रहते हैं। अब आपको पढ़ने का मन नहीं करता क्या? साहब माता पिता का साया क्या होता है, यह उनके जाने के बाद पता चलता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। साहब आप यहाँ किसके घर आए हैं? नहीं, बस ऐसे ही गांव घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे ही एक होटल है। आपके शहर जैसा तो नहीं, पर ठीक ठाक है, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। सौरभ उसकी बातें गौर से सुन रहा था। रितेश को एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह तो उसका बिछड़े हुआ दोस्त है, क्योंकि सौरभ के नयन नक्श से लेकर उसका पहनावा सब बदल चुका था। कुछ देर में वे दोनों होटल पहुंच गए। सौरभ ने एक कमरा लिया। रितेश उससे बोला, साहब मैं चलता हूँ, जब आपको जाना हो तो बता देना, मैं आपका सामान लेने आ जाऊंगा। अरे रुको यार भाई, ये कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ ही रहोगे?
नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप। वैसे भी मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ। मेरा बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा होता है, वहीं पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाता हूँ। मुझे जाने दो साहब। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहोगे। मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ। तुम मुझे पूरा गांव घुमाओगे। रितेश कुछ नहीं बोला। कमरे में सामान रखने के बाद सौरभ रितेश को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा। उसे नए कपड़े दिलवाए, नए जूते दिलवाए, फिर उसे लेकर होटल पर आया और रितेश से बोला, तुम नहाकर यह कपड़े पहनो, मैं अभी आता हूँ। रितेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नहा धोकर नए कपड़े पहने और अपने आप को शीशे में देख ही रहा था। तभी सौरभ आ गया। रितेश अपने कपड़ों को देखकर बहुत रो रहा था। क्या हुआ, कपड़े अच्छे नहीं है क्या? नहीं नहीं साहब, माँ की याद आ गई। वह अपने हाथ से सील कर कपड़े पहनाया करती थी। कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जो जमींदार ने हथिया लिया। कितना कर्जा था तुम्हारा? सब मिलाकर 50-60 हजार था। अब तो 80-90 हजार हो गया होगा। काफी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सो गए। सुबह होते ही सौरभ रितेश को लेकर गांव घूमने चला गया। वहां रितेश ने अपना घर दिखाया जो बंद था। फिर वह उसे पेड़ के नीचे ले गया जहां कल तक वह सोता था। साहब, ये पेड़ ही मेरे माँ और बाप है। मैं यहीं सोता हूँ। रितेश, मैंने तुम्हें झूठ बोला था। मैं गांव घूमने नहीं, सिर्फ तुमसे मिलने आया था। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त सौरभ हूँ। यह सुनकर रितेश चौंक गया। साहब, आप? साहब नहीं सौरभ, तुम्हारा दोस्त हूँ मैं। यह सुनकर रितेश गौर से सौरभ के चेहरे को देखने लगा। उसे अब उसमें अपना दोस्त नजर आने लगा। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। रितेश कुछ बोल ना सका। वह बस एक टक सौरभ को देखे जा रहा था। इतने सालों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। आज उसका कोई अपना उससे मिलने आया, इस बात पर अब भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। शांत हो जाओ मेरे दोस्त। रितेश, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब चलते हैं उस जमींदार के पास। सौरभ ने उसे चुप कराया। फिर वह उसे लेकर उस जमींदार के पास चला गया। सौरभ ने उसे जमींदार से पूछा, इसके पिता पर कितना कर्ज है बताइए। तुम कौन हो भाई साहब, और तुम्हें क्यों जानना है इसके पिता का कितना कर्ज है? ये जानकर क्या करोगे जो पूछे हैं, वह बता दीजिए। कौन चुकाएगा इसका कर्ज? इसके पास फूटी कौड़ी नहीं है। इसके पापा के पास आज पैसे होते तो फांसी पर नहीं झूलता। मैं चुकाऊंगा इसका कर्ज। आप बस इतना बता दीजिए कि कितना कर्ज है, न कि इसके पापा के बारे में। ये सब बातें बोलकर इन्हें और दुखी मत कीजिए। जमींदार अकड़ कर बोला, पूरे मिलाकर 1 लाख बनते होंगे, खेत और मकान के। चुका दो और दस्तावेज ले जाओ। ये लो, तुम्हारे 1 लाख रुपए और कागजात दे दीजिए। फिर जमींदार घर की चाबी और कागजात वापस कर दिया। वे दोनों घर चले गए। तुम्हारी लाख लाख शुक्र है मेरे दोस्त, जो तुम यहाँ आए और मेरा मदद किए। मैं तुम्हारी यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब देखना, तुम अपना इस घर में रहकर खेती बाड़ी करना और आगे खूब तरक्की करना। मैं तुम्हें बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मदद करूंगा। अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? मैं तो जीते जी मर ही जाता। आज तुम्हारी वजह से मेरे पिता का मकान और खेत मिल गया। ऐसे रोते ही रहोगे तो कैसे चलेगा? आज मेरे को घर निकलना ही पड़ेगा। ये लो, 20,000 रख लो, इस पैसे से खेती करना। ऐसा कहकर सौरभ अपने घर के लिए रवाना हो गया। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन रितेश सौरभ के घर चला जाता है। अरे रितेश, अचानक यहाँ सब ठीक है ना?
उस जमींदार ने परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं यार, सब ठीक है। मेरी फसल भी अच्छी हुई है, सिर्फ तुम्हारे वजह से, और इसलिए इस कमाई से तेरा कर चुकाने आया हूँ। यह लीजिए 20,000 रुपए, बाकी धीरे धीरे चुका दूंगा। तू मेरा भाई है, मैंने कोई कर्ज नहीं दिया था तुझे। तूने कैसे सोच लिया यह मैं नहीं ले सकता हूँ? फिर भी सौरभ, यह पैसे तुम्हारे पिताजी के हैं, तुम्हारे रहते तो अलग बात है। भाई का सप्रेम भेंट समझकर रख लो, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार वह हंसी खुशी घर की ओर लौट जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।